हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो मैंने अपने चैनल पे कुछ प्लेलिस्ट बनाई है बीबीए, बीकॉम और एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो अभी मैं 3 प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। एक है आपकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरी है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट और तीसरी है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैं चैप्टर 4 तक ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप यूनिट 4 तक देख लीजिएगा, फिर यूनिट 5 देखने आइएगा, तब आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स को अगर आप बेसिक लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पे आपका काफी क्लियर हो जाएगा अगर आप ये प्लेलिस्ट अच्छे से देख लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आप किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो यूनिट 5 है वो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। हमारा यूनिट फर्स्ट भी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था, लेकिन वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक लेवल था। लेकिन आज हम जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं वो डिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हम बेसिक से पूरा पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होती है, डिमांड एनालिसिस क्या होती है, इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्या रोल है या डिमांड की एनालिसिस हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो डिमांड एनालिसिस एक यूजफुल एस्पेक्ट है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, हम इसकी स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम मार्केट में डिमांड को डिटरमाइन कर सके। इसके लिए हम लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ डिमांड भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मीनिंग ऑफ डिमांड समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में समझें तो डिमांड क्या है, ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसकी आप क्वांटिटी परचेस करना चाहते हो और परचेस करने के लिए आपके पास उतने पैसे भी हैं। ठीक है, मतलब आपको वो वांट्स भी है, आपकी वो डिजायर भी है उस प्रोडक्ट की, और आपके पास उतनी इनकम भी है कि आप उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो, तब वो आपकी डिमांड कहलाएगी। अदरवाइज वो आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। ठीक है, मतलब खाली वांट्स का होना कंपलसरी नहीं है, आपके पास उतनी मनी भी होना कंपलसरी है, उतना प्राइस भी होना चाहिए अगर आप डिमांड कहना चाहते हो तो। ठीक है, मतलब डिमांड इज द क्वालिटी, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, जो वो लेना चाहता है और उसकी वांट्स भी है उसको खरीदना। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम, और एक पर्टिकुलर प्राइस और टाइम पे। ठीक है, इट्स मोर देन जस्ट अ डिजायर टू बाई, तो ये एक डिजायर होना उससे ज्यादा बढ़कर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज इट ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट द एबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट, मतलब हमारे पास विलिंगनेस तो होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को लेने की या सर्विस को लेने की, लेकिन हमारे पास एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हमारे पास इतने पैसे भी होने चाहिए कि हम उस प्रोडक्ट को खरीद सके, तब हम उसको इकोनॉमिक्स में डिमांड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक इकोनॉमिस्ट हैं आपके बेनहम, उन्होंने एक डिफिनीशन दी है डिमांड की। ठीक है, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट एट अ टाइम एट दैट प्राइस, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस में हम जो सामान खरीद रहे हैं जिसकी हमें विलिंगनेस है और हम उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी हैं, हम पैसे खर्च करने को तैयार हैं, तो वही हमारी क्या है, डिमांड है। ठीक है, 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर डिमांड, तो अगर हम बात करें तो डिमांड के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। एक आपकी इफेक्टिव डिजायर या वांट का होना, और एक पर्टिकुलर टाइम यानी कि एक फिक्स टाइम का होना, और एक पर्टिकुलर प्राइस का होना, हमारे पास उतने पैसे भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो कि डिमांड के डिफिनीशन में होना जरूरी है। एक इफेक्टिव डिजायर या वांट होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए, मतलब एबिलिटी टू पे फॉर द प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डिमांड कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो द टेबल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस इज कॉल्ड एज डिमांड शेड्यूल। ठीक है, मतलब तो डिफरेंट डिमांड का, अलग अलग डिमांड का जो हम एक टेबल के फॉर्म में बनाते हैं वही क्या कहलाता है, उसका डिमांड शेड्यूल कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम डिमांड शेड्यूल की बात करें तो ये 2 तरह का होता है, एक आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है और एक आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जिसमें हम एक स्पेसिफिक पर्सन के डिमांड को देखेंगे या उसका शेड्यूल बनाएंगे, एक पर्सन की डिमांड का शेड्यूल बनाते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। ठीक है, हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करें तो जब हम ओवरऑल मार्केट को कैप्चर करते हैं, पूरी मार्केट की डिमांड का शेड्यूल बनाते हैं टेबल के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है। ठीक है, चलिए डिटेल में समझते हैं।
तो हाउ मच परचेज वुड बी मेड बाय अ कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइस इज शोन बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे हमें एक कंज्यूमर की बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि एक शेड्यूल बना हुआ है, यहाँ पे प्राइस ऑफ ऑरेंजेस है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। जब हमने 5 ऑरेंज लिया था तो 100 रुपए दिया था, जब हमने 4 ऑरेंज लिया था तो 120 रुपए दिया था, जब हमने 1 ऑरेंज खरीदा था तो हमने 200 रुपए दिया था, ठीक है। तो इस टेबल को देख के ये क्लियर हो रहा है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट एज डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीजिंग इट्स प्राइस इज डिक्रीजिंग। मतलब इस टेबल को देख के ये क्लियर हो रहा है कि डिमांड का, क्वांटिटी डिमांड का प्राइस से एक अपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी हमारी कम होती जा रही है, मतलब जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है प्राइस हमारी डिक्रीज होती जा रही है। तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अपोजिट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, ठीक है। चलिए, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए अब हम समझते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो जब हम पूरी मार्केट के डिमांड को कैप्चर करते हैं, शेड्यूल के फॉर्म में बनाते हैं, तो वही क्या कहलाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाता है, ठीक है। ए मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि इंडिकेट करती है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय इन अ मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट कंज्यूमर्स क्या क्या प्राइसेस दे रहे हैं, कौन सी डिमांड है ओवरऑल मार्केट में, वही आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में देखना चाहें तो ये एक सम टोटल है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, गिवन आर द प्राइस पर केजी ऑफ शुगर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल 4 कंज्यूमर्स इन द मार्केट। तो प्राइस पर शुगर दिया हुआ है और क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है कंज्यूमर की। 3 कंज्यूमर है, 4 कंज्यूमर है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। जैसा कि टेबल में भी दिया हुआ है, यहाँ पर प्राइस पर केजी ऑफ शुगर लिखा हुआ है, यहाँ पे डिमांड बाय डिफरेंट कंज्यूमर्स है, ये इधर ए की डिमांड, बी सी डी 4 कंज्यूमर को हमने लिया हुआ है, और ये टोटल मार्केट डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल निकालने के लिए हम इन सब की डिमांड को प्लस कर देते हैं। जैसे 10 + 10 20 हो गया, प्लस 15 + 20 तो टोटल 55 आ गया। उसी तरीके से 8 + 7 15 हो गया, 15 + 12 + 17 करेंगे तो 44 आ जाएगा। उसी तरीके से 2 + 2 4 हो गया, +1 5 हो गया, और +4 यहाँ पे 5 होगा, 4 नहीं होगा, +5 हमारी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का टोटल कर देते हैं तो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल आ जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पे हम सिंगल फर्म या कंज्यूमर को लेते हैं और यहाँ पे हम ऑल द कंज्यूमर्स को लेते हैं मार्केट के, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि इंडिविजुअल डिमांड इज शोन बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाते हैं, यहाँ पे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड एक कंपोनेंट है मार्केट डिमांड का, जबकि मार्केट डिमांड क्या है, पूरा सम टोटल या एग्रीगेशन है इंडिविजुअल डिमांड का, ठीक है। अब हम कर्व की बात करें तो जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो रिलेटिवली स्टीपर होता है और जो मार्केट डिमांड कर्व है वो रिलेटिवली फ्लैटर होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि इसका डिमांड कर्व स्लीपर होता है और इसका फ्लैटर होता है, ठीक है। और स्कोप की बात करें तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व का नैरो स्कोप है एज कंपेयर टू आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसका ब्रॉडर स्कोप है। सीधी सी बात है क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को भी कंबाइन कर ले रहे हैं, पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है इट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज प्रेफर्ड बाय एन इंडिविजुअल एट अ डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट। तो हम एन इंडिविजुअल को ले रहे हैं और यहाँ पे हम ऑल कंज्यूमर्स को ले रहे हैं मार्केट के, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड इज वन ऑफ द फंडामेंटल एंड पॉपुलर लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसको हम एक फंडामेंटल और पॉपुलर लॉ बोलते हैं इकोनॉमिक्स का, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का हमें आगे बहुत यूज करना होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इट स्टेट्स द अपोजिट रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड से एक अपोजिट रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस जो है वो
बढ़ने लगेगी, ठीक है, मतलब दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, और जब प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सीधी सी बात है कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे के आइडिया पर डिपेंड करता है या उस पे बेस्ड है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि जैसे ही कंज्यूमर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगती है, ठीक है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे भी दिया हुआ है, विच मीन्स दैट कंज्यूमर यूज द फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई देयर मोस्ट अर्जेंट नीड। तो जो सबसे पहली यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम करता है उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है फर्स्ट यूनिट से एज कंपेयर टू सेकेंड और थर्ड एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। मीन्स द डिमांड चेंजेस इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द प्राइस। तो यही तो हम बोल रहे हैं कि दोनों का अपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है। अब अगर हम सैमुअल्सन की बात करें तो सैमुअल्सन ने कहा है व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड्स इज रेज्ड लेस ऑफ इट विल बी डिमांडेड। जब प्राइस गुड्स की बढ़ जाएगी तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे। सीधी सी बात है, जो चीज महंगी होती है उसको हम खरीदना कम कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल केस में पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस। तो लोग जो है कम पैसों में ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं। डिमांड चेंजेस अपोजिट टू द प्राइस, दिस इज द रीजन दैट द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन टू द राइट। तो डिमांड जो है और प्राइस का अपोजिट रिलेशन है, इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस डिस्क्राइब्ड एल्जेब्रिक बाय वे। तो अगर हम एल्जेब्रिक वे में डिस्क्राइब करना चाहें इसके रिलेशनशिप को तो होता है D इज इक्वल टू F इंटू P। D रिप्रेजेंट डिमांड और P से हमारा प्राइस होता है और F से हमारा फंक्शन होता है, ठीक है। इट मीन्स डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस और डिमांड इज डिपेंड अपॉन द प्राइस। तो हम कह सकते हैं कि डिमांड जो है किसी क्वांटिटी की डिमांड उसकी प्राइस पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नॉट क्वांटिटेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, वो क्वालिटी की बात करता है, क्वांटिटी की नहीं बात करता, ठीक है। चलिए जैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, हमारा यूटिलिटी मेजर करने का भी जो कॉन्सेप्ट है वो दो कॉन्सेप्ट है ना, एक आपका क्वालिटेटिव नेचर का है और एक आपका क्वांटिटेटिव नेचर का है, जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। It states the quantity of change in quantity demanded according to the change in price। तो जैसे प्राइस चेंज होती है उस हिसाब से हमारी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है। बट इट डज नॉट स्टेट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल बी चेंज। लेकिन ये कभी ये नहीं बताता कि हमारी कितनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज हो रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वांटिटी को नहीं बता रहा, ठीक है। चलिए अब हम डिमांड कर्व देखते हैं फाइनली। तो डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे ही हमने 100 क्वांटिटी कंज्यूम की तो हमारी प्राइस 5 थी, 200 कंज्यूम की तो प्राइस 4 हो गई, 300 कंज्यूम की तो प्राइस 3 हो गई। तो दोनों का अपोजिट रिलेशन है, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे शेड्यूल भी दिया हुआ है। प्राइस हमारी 5 है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड जो है 100 है, प्राइस हमारी 4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 200 है। ऐसे ही हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। चलिए अब हम अजम्पशंस देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। तो अजम्पशंस क्या है कि हमारी जो कंज्यूमर इनकम है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंज्यूमर इनकम बढ़ती घटती रहेगी तो हम डिमांड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो है कंज्यूमर का वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। पता चले हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है तो फिर उस केस में हम डिमांड नहीं देखते या उसका प्राइस नहीं देखते, ठीक है। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स होगी, टेस्ट और प्रेफरेंस भी फिक्स होगा, और जो उसका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है वो भी फिक्स होगा, मतलब कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सब्स्टिट्यूट होता है, चाय महंगी हो गई तो हम कॉफी लेने लगते हैं, कॉफी महंगी हो गई तो हम चाय पीने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो रिलेटेड गुड्स है उनका भी प्राइस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पॉपुलेशन। तो जस्ट साइज और सेक्स और एज कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर प्राइसेस की बात करें तो देयर इज नो एनी एंटीसिपेशन ऑफ प्राइस चेंज इन द फ्यूचर। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो टैक्सेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए इस केस में। अब सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा है कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट का इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो
कंज्यूमर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट पे चला जाएगा, मतलब चाय महंगी हो गई तो कॉफी लेने लगेगा, ठीक है। तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हम नहीं कर सकते। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड के केस में होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब तो फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स बाय हर्षिता में पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।